नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। दस्तक में बात आज पाकिस्तान की, बात आज कश्मीर की, बात आज भारत की। युद्ध और शांति के बीच तलवार की नोक पर पाकिस्तान को लेकर भारत के होने का मतलब क्या है? सिलसिला शुरू करते हैं आज 2 जवानों के शव के साथ जिस तरीके से बर्बरतापूर्ण रवैया पाकिस्तान ने अपनाया। सवाल यह है कि क्या व्यर्थ नहीं जाएगा? ये पहली बार बोले गए शब्द हैं या वाकई ये अब आखिरी बार बोले जा रहे हैं? नॉर्दर्न कमान का यह दस्तावेज बतलाता है कि पुंछ जिले में कृष्णा घाटी सेक्टर में लाइन ऑफ कंट्रोल के 2 पोस्ट पर रॉकेट और मोर्टार से पाकिस्तान ने गोलाबारी की, जिसमें एक सेना का जवान और एक बीएसएफ का जवान शहीद हो गया। लेकिन पाकिस्तानी फौज ने भारतीय सैनिकों के शव को शक्त विक्षत कर दिया और रक्षा मंत्री ने माना ऐसी हरकत तो युद्ध में भी नहीं होती। ये काम हमारे पड़ोसी देश का है। ऐसी हरकतें तो युद्ध में भी नहीं हुआ करती और निश्चित रूप से शांति में तो कभी नहीं होती। भारत सरकार इसकी घोर निंदा करती है और पूरे देश को हमारी सेना और फौज के ऊपर पूरा भरोसा है कि इसकी जो प्रतिक्रिया उनको करनी पड़ेगी वो करेंगे। तो बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा, लेकिन ये ना तो पहली घटना है और हालात बताते हैं कि ना ही ये आखिरी घटना होगी। इससे पहले 22 नवंबर 2016 में 3 जवानों को मारकर एक सैनिक के साथ बर्बरता की गई थी। उससे पहले 30 अक्टूबर 2016 को सैनिक मनदीप के शव को नुकसान पहुंचाया गया था। और याद कीजिए, उससे पहले 2013 में लाइन ऑफ कंट्रोल पर लॉन्स नायक हेमराज का सिर कटा हुआ पाया गया था, जिसके बाद संसद में तब की विपक्षी पार्टी जो अब सत्ता में है वो बिफर पड़ी थी। अगर ये सिर नहीं आए तो उनके तो 10 सिर आए। सवाल ये है कि हम बिल्कुल प्रतिक्रिया के अलावा बैठे रहें और खेल खिलाते रहें और वार्ता करते रहें, ये तो नहीं होगा। और सभी ने तालियां बजाई थी, लेकिन उसके बाद वही विपक्ष सत्ता में आया और पहली बार 29 सितंबर 2016 को सर्जिकल स्ट्राइक किया गया और माना गया कि पाकिस्तान को सीख दे दी गई। लेकिन हुआ क्या? न सीज फायर थमा, न आतंकी घुसपैठ थमी, न सैनिकों की शहादत रुकी, न पाकिस्तान ने कभी अपना दोष माना। और इस दौर में यह सवाल ही बना रहा कि पाकिस्तान को पड़ोसी मानकर युद्ध ना किया जाए या फिर युद्ध से पहले बातचीत को तरजीह दी जाए, या फिर परमाणु हथियारों से लैस पाकिस्तान के साथ युद्ध का मतलब विनाश तो नहीं होगा। तो आइए जरा परख ही ले कि ना युद्ध न दोस्ती के बीच अटके संबंध में भारत ने क्या और कितना गंवा दिया है। भारत और पाकिस्तान दोनों परमाणु हथियारों से लैस हैं। हालात क्या इसीलिए रुक जाते हैं? हम इस पर आए उससे पहले विभाजन के बाद यानी 1947 के बाद इस देश ने और पाकिस्तान के साथ जो भी युद्ध हुए, उस युद्ध में शहीदों की तादाद और बिना युद्ध शहीदों की तादाद जरा समझने की कोशिश कीजिए। जिक्र क्यों हो रहा है ना युद्ध ना शांति। विभाजन के बाद और बिना युद्ध के बीच फंसे भारत के जवानों की शहादत के ये आंकड़े हैं। कुल 13,636 जवान सीमा पर या फिर कश्मीर में शहीद हो चुके हैं। लेकिन यह भी देश की त्रासदी है कि इनमें से 7,295 जवान तो युद्ध में शहीद हुए, जबकि 6,341 जवान बिना युद्ध के ही शहीद हो गए। और इन हालातों को परखें तो पाकिस्तान से 3 युद्ध, पहला 1965 में जिसमें 2,815 जवान शहीद हुए, 1971 में 3,900 जवान शहीद हुए
और 1999 में हुए करगिल युद्ध के वक्त 530 जवान शहीद हुए और 3 युद्ध से इतर भी कश्मीर और पाकिस्तान से लगी सीमा के हालातों में कुल शहीद हुए 6,341 जवानों में से 6,286 जवान आतंकी हमलों में शहीद हुए, जबकि 55 जवान सीमा पर शहीद हुए। इनमें से 40 जवान लाइन ऑफ कंट्रोल पर तो 15 जवान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर शहीद हुए। यानी युद्ध भी नहीं और दोस्ती भी नहीं, सिर्फ बातचीत का जिक्र और कश्मीर में आतंक को शह देते पाकिस्तान को लेकर दिल्ली से श्रीनगर तक सिर्फ खामोश निगाहों से हालातों को परखने वाले हालात कैसे युद्ध से भी बुरे हालात पैदा कर रहे हैं, यह इससे भी समझा जा सकता है कि पाकिस्तान का कश्मीर राग पाकिस्तान की हर सरकार को राजनीतिक ताकत देता है। पाकिस्तान का सीजफायर उल्लंघन पाकिस्तानी सेना को पाकिस्तान की चुनी हुई सरकार से बड़ा कर देता है और पाकिस्तान से आतंकी घुसपैठ वहां की खुफिया एजेंसी ISI को ताकत देती है। यानी एक तरफ विभाजन के बाद से ही पाकिस्तान की चुनी हुई सत्ता हो या सेना या ISI, जब तीनों की जरूरत कश्मीर में हिंसा को अंजाम देना है तो फिर क्या कश्मीर के बाहर और क्या लाइन ऑफ कंट्रोल या क्या अंतर्राष्ट्रीय सीमा, हर जगह हालात वही होंगे। तो ऐसे में सही रास्ता होगा कौन? क्योंकि विभाजन के बाद से पाकिस्तान से हुए हर युद्ध में जितने जवान शहीद हुए, जितने घायल हुए, जितने नागरिक मारे गए, अगर उन तमाम तादाद को भी जोड़ दें तो भी सच तो यही है कि कश्मीर में आतंक के साए में 1988 से अप्रैल 2017 तक 44,211 मौत हो चुकी है, जिसमें 6,286 जवान शहीद हुए। वहीं 14,751 नागरिक आतंकी हिंसा में मारे गए, जबकि सुरक्षा कर्मियों ने 23,174 आतंकवादियों को मार गिराया। यानी एक वक्त समूचे कश्मीर को जीतने का जिक्र होता था और अखंड भारत का जिक्र होता था, और अब कश्मीर में आतंकी हिंसा पर पाकिस्तान को आतंकी देश कहने से आगे बात बढ़ नहीं पा रही है। तो सारे सवाल क्या पाकिस्तान को आतंकी देश कहने भर से थम जाएंगे? क्योंकि कश्मीर के हालात को समझे तो उससे पहले इस सच को भी जान ले कि 1947 में विभाजन के वक्त भी दोनों तरफ से कुल 7,500 मौतें हुई थी, 18,000 लोग घायल हुए थे, लेकिन अब उससे कई गुना जवान बिना युद्ध शहीद हो चुके हैं। तो फिर न युद्ध न दोस्ती, इस स्थिति में क्या भारत तलवार की नोक पर चल रहा है? और इन हालातों के बीच अगर सिर्फ कश्मीर के हालात को हम पहले जरा समझा दें। कश्मीर के हालात का मतलब यह है आज ही सीमा पर, आज ही कश्मीर के भीतर। इन दोनों हालातों को जोड़कर जरा समझने की कोशिश की जाए कि आखिर इस बात का जिक्र हम बार बार क्यों कर रहे हैं कि न युद्ध न शांति। सीमा पर पाकिस्तानी सेना और घाटी में पाकिस्तानी शह पर आतंकवादी, और दोनों ही जगहों पर जवान और सुरक्षा कर्मियों की शहादत। तो क्या हालात लगातार बिगड़ रहे हैं? क्योंकि LOC पर सुबह शहीद हुए 2 जवानों के साथ बर्बरता की खबर से देश खौल ही रहा था कि दोपहर होते होते कुलगाम में आतंकवादियों ने एक कैश वैन पर हमला बोल दिया। इस हमले में 5 पुलिस वाले और 2 बैंकर भी मारे गए। आतंकवादियों ने 50 लाख रुपए और कुछ हथियार भी लूट लिए। यानी अब सवाल लाइन ऑफ कंट्रोल से लेकर कश्मीर की रिहाइश के बीच आतंकी पहल से 2-2 हाथ का भी है, और पाकिस्तान दोनों ही जगह पर न सिर्फ सक्रिय है बल्कि लगातार हिंसा, आतंक या कहें युद्ध सरीके हालातों को बना रहा है। क्योंकि करगिल युद्ध के बाद से पाकिस्तान ने आधे दर्जन से ज्यादा बार जवानों के सिर काटे हैं, और हर बार भारत ने सिर्फ यही कहा, बदला लेंगे। याद कीजिए, मई 1999 जवान सौरभ कालिया, उनका सिर काट लिया गया। जून 2008 2/8 गोरखा रेजिमेंट का जवान, उसका भी सिर काटा गया। जुलाई 2011 कुमाई रेजिमेंट के जयपाल सिंह अधिकारी और लांस नायक देवेंद्र सिंह का सिर काटा गया। 8 जनवरी 2013 लांस नायक हेमराज का सिर काटा गया। अक्टूबर 2016 जवान मनदीप सिंह का शव शक्त विशक्त कर दिया गया। नवंबर 2016 में 3 जवानों का शव शक्त विशक्त किया गया, और 5 महीने बाद आज कृष्णा सेक्टर में 2 जवानों के शव के साथ खिलवाड़ किया गया। बर्बरता जो पाकिस्तान के सैनिकों ने दिखाई है
और उनके जो शह के अंतर्गत जो आतंकवादी पल रहे हैं उन्होंने दिखाई है, ये दर्शा रहा है कि पाकिस्तान जो है एक रोग स्टेट हो गया है और यहाँ की जो सेना है उससे किसी भी तरीके की मानवीयता की अपेक्षा करना मेरे ख्याल से बिल्कुल गलत होगा। तो सवाल सिर्फ भारत के गुस्से भर का नहीं है, सवाल आगे की कार्रवाई का भी है, क्योंकि पाकिस्तान लगातार सीजफायर उल्लंघन कर रहा है और कश्मीर घाटी में लगातार हिंसक घटनाओं में इजाफा हो रहा है। आलम यह है कि 2017 में पाकिस्तानी सेना 65 बार सीजफायर उल्लंघन कर चुकी है। 2016 में 449 बार सीजफायर उल्लंघन हुआ था। 2015 में 405 बार सीजफायर उल्लंघन पाकिस्तानी सेना ने किया था। यानी सितंबर 2016 में हुए सर्जिकल स्ट्राइक का कोई असर पाकिस्तान पर दिखाई दे नहीं रहा। हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में रेजोल्यूशन तुरंत से पास की जाए और कहा जाए कि पाकिस्तान एक टेररिस्ट स्टेट है। जैसे ही हिंदुस्तान टेररिस्ट स्टेट घोषित करता है, अनेकों देश उसमें शामिल हो जाएंगे और हर प्रकार की इकोनॉमिक और अदर सैंक्शंस पाकिस्तान के ऊपर लग जाएंगे। और उस पर पाकिस्तान का सच यही है कि पाकिस्तान की रणनीति के केंद्र में कश्मीर है और कश्मीर को सुलगाए रखना पाकिस्तान का मुख्य उद्देश्य बन चुका है। यही वजह है कि आतंकवादी और सेना अगर जमीन पर कश्मीर के हालात को बिगाड़ने का काम करते हैं तो कूटनीति और राजनीतिक तौर पर सरकार कश्मीर को गरमाए रखना चाहती है। और आलम यह है कि 2016 में यानी बीते बरस कश्मीर मुद्दे पर 4 बार पाकिस्तान की संसद में प्रस्ताव पास हुआ, जिस पर वहां की चुनी हुई सरकार ने प्रस्ताव रखा, विपक्ष ने साथ दिया, सेना और आईएसआई ने तालियां बजाई। तो भारत के सामने विकल्प है क्या? युद्ध या बातचीत या फिर अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति? तो आइए साउथ ईस्ट एशिया के बदलते हालातों में जरा इसे भी परख लें। साउथ ईस्ट एशिया का जिक्र करें उससे पहले जो खबर सूत्रों के मुताबिक आ रही है उसमें भारतीय सेना ने एक्शन की कार्रवाई की है और 2 पोस्ट को उड़ाया है, 7 पाकिस्तानी जवानों को भी मार गिराया है, ये जानकारी आ रही है। लेकिन जिक्र हमने शुरू किया कि रास्ता है क्या। यह सवाल बार बार आके रुक जाता है कि अगर युद्ध की स्थिति होगी तो फिर परमाणु युद्ध ना हो जाए। तो आइए आज इसे भी समझ लेते हैं, परमाणु युद्ध अगर वाकई हो गया तो क्या होगा। ये एटम बम के कहर की तस्वीर है। पाकिस्तान के पास भी ऐसे ही कहर मचाने वाला एटम बम है। जो परमाणु बम भारत के पास भी है, लेकिन भारत का दुनिया से वादा है किसी भी युद्ध में पहले परमाणु बम का इस्तेमाल वो नहीं करेगा। अलबत्ता दुनिया को पाकिस्तान से इसलिए डर लगता है या कहीं आशंका रहती है कि कहीं पाकिस्तान परमाणु बम का इस्तेमाल पहले ना करे। तो आइए पहले समझ लें परमाणु बम का इस्तेमाल हुआ तो होगा क्या। परमाणु विस्फोट विश्लेषण करने वाली साइट न्यूकैप के मुताबिक अगर पाकिस्तान का 45 किलोटन का सबसे शक्तिशाली परमाणु बम भारत के 3 शहर दिल्ली, मुंबई और कोलकाता पर गिरता है तो दिल्ली में करीब 3,67,000 लोग मारे जाएंगे और 12,85,000 से ज्यादा लोग रेडिएशन से प्रभावित होंगे। और मुंबई में परमाणु बम गिरा तो 5,86,000 लोग मारे जाएंगे और तकरीबन 20,37,000 लोग इसके रेडिएशन से प्रभावित होंगे। और कोलकाता में बम गिरा तो करीब 8,66,000 लोग मारे जाएंगे और करीब 19,25,000 लोग इसके रेडिएशन से प्रभावित होंगे। जाहिर है ये सिर्फ मौत के आंकड़े हैं, क्योंकि परमाणु बम का नुकसान तो बरसों बरस पर्यावरण से लेकर बीमारियों के हालात के रूप में शहर को देखना पड़ता है, जैसे हिरोशिमा और नागासाकी को देखना पड़ा। लेकिन दूसरा सच यह भी है परमाणु बम से शहर खत्म नहीं हो जाता, क्योंकि अगर पाकिस्तान के पास 100 से 120 परमाणु बम है तो भारत के पास भी 90 से 100 परमाणु बम है। और परमाणु बम से इतर भारत की सैन्य शक्ति को देखें तो पाकिस्तान से भारत कई गुना आगे है। आलम यह है कि अमेरिका, चीन, रूस और सऊदी अरब के बाद भारत अपनी रक्षा ताकत बढ़ाने पर सबसे ज्यादा रुपया खर्च करने वाला देश है। 2016 में अमेरिका ने जहां 611 बिलियन डॉलर खर्च किए तो चीन ने 215 बिलियन डॉलर, रूस ने 69.2 बिलियन डॉलर खर्च किए तो सऊदी अरब ने 63.7 बिलियन डॉलर और भारत ने 5वें नंबर पर रहते हुए तकरीबन 55.9 बिलियन डॉलर खर्च किए। और स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारी हथियार खरीद के मामले में भारत दुनिया का सबसे बड़ा आयातक देश है
और इसने 2012 से 2016 के बीच पूरी दुनिया में हुए भारी हथियारों के आयात का अकेले 13% आयात किया, यानी माल खरीदा। और दुनिया के 126 देशों में सैन्य ताकत के मामले में भारत का नंबर 4था और पाकिस्तान का 13वां है। यानी युद्ध हुआ तो भारत की जीत तो तय है, फिर चाहे वो परमाणु युद्ध ही क्यों ना हो। नुकसान भारत का होगा तो पाकिस्तान पूरी तरह खत्म भी हो जाएगा। लेकिन सवाल यही है, युद्ध नहीं होगा तो पाकिस्तान से कैसे निपटे? इसकी रणनीति भारत के पास नहीं है और मौजूदा हालात साउथ ईस्ट एशिया में खासे खतरनाक हो चले हैं और दुनिया की दृष्टि उसी दिशा में है। और स्थिति साउथ ईस्ट एशिया की क्या है और क्यों इस बात का जिक्र है कि अंतर्राष्ट्रीय तौर पर एक दबाव भारत पर लगातार बना रहता है? आइए इस रिपोर्ट को भी देखें। यह साउथ ईस्ट एशिया की वह तस्वीर है, दुनिया की नजर जिस पर है, क्योंकि एक तरफ अमेरिका ने नॉर्थ कोरिया को चिताने के लिए साउथ कोरिया में मिसाइल लगा दी है। नॉर्थ कोरिया के परमाणु कार्यक्रम पर साउथ कोरिया से नजर रखी जा रही है, तो दूसरी तरफ साउथ चाइना सी में दुनिया के किसी भी देश का हस्तक्षेप ना हो, इसके लिए चीन पूरे तरीके से प्रयासरत है और अमेरिका से भी कह रहा है कि वो नॉर्थ कोरिया को न्यूक्लियर हथियारों को नष्ट करने के लिए समझा रहा है, बेशर्त अमेरिका अपनी मिसाइल साउथ कोरिया से हटा ले। वहीं चीन पाकिस्तान को भी समझा रहा है वो भारत को कश्मीर में उलझा दे, जिससे साउथ चाइना सी के मामले में भारत न जापान के हक में खड़ा हो और न ही अंतर्राष्ट्रीय तौर पर कोई भूमिका अदा कर सके। और पाकिस्तान इसी रणनीति के तहत कश्मीर में अपनी दखल सीमा से लेकर आतंकी गतिविधियों के साथ तेज कर चुका है। यानी किन हालातों में दुनिया की नजर साउथ ईस्ट एशिया की तरफ है और भारत को अब चीन के मद्देनजर पाकिस्तान को किस तरह घेरना होगा, यह भी समझने की जरूरत आन पड़ी है। क्योंकि पाकिस्तान के पीछे न सिर्फ चीन खड़ा है बल्कि इस्लामिक टेररिज्म के कटघरे में खड़े पाकिस्तान का खुला साथ टर्की भी दे रहा है। और हाथ मिलाती ये तस्वीर सवाल उठा रही है, क्या भारतीय प्रधानमंत्री और तुर्की के राष्ट्रपति के दिल भी कभी मिल सकते हैं? क्योंकि दिल मिलने के लिए जरूरी है दोनों देशों के बीच अहम कूटनीतिक मुद्दों पर एक राय हो। लेकिन एर्दोगान ने भारत यात्रा से ऐन पहले एक टीवी इंटरव्यू में जिस तरह कश्मीर पर विवादित बयान दे डाला, वह सीधे तौर पर एर्दोगान के इरादे को कटघरे में खड़ा करता है। एर्दोगान ने कहा, कश्मीर मुद्दे पर बहुपक्षीय संवाद होना चाहिए जिसमें हम भी शामिल हो सकते हैं। हमें कश्मीर में और घटनाओं को होने की इजाजत नहीं देनी चाहिए। पूरी दुनिया में इससे बेहतर दूसरा और कोई विकल्प नहीं कि वार्ता की प्रक्रिया को जारी रखा जाए।